जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम चिश्ती आपके साथ फेसबुक लाइव सेशन एक दफ़ा फिर लेकर हाजिर हुए हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ रिनाउंड वो मज़ाह नगार हैं, और अगर बिला मुबालगा ये कहा जाए कि वो सफ़े अव्वल के मज़ाह नगार हैं तो इसमें भी कोई मुबालगा नहीं होगा। कॉलम निगार हैं, ड्रामाटिस्ट हैं और शायर हैं, नावल निगार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, बहुत सारे काम वो एट ए टाइम करते हैं और उसमें वो अपना एक ख़ास मकाम और नाम जो है वो कमा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुले नौखेज़ अख्तर साहब। गुले नौखेज़ अख्तर साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बिजी स्केड्यूल में हमें वक्त दिया है और हमारे दोस्तों के साथ आपने बातचीत करने का वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया आपका भी नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दोस्तों से मिलवाने के लिए एक बहाना तलाशा और इस वबा के दौर में आपने एक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दोस्तों से मुतारिफ कराया। बहुत शुक्रिया जी सर, गुले नौखेज़ अख्तर, मुझे माफ़ी दीजिएगा अगर मैं नाम प्रोनाउंस करने में कोई गलती कर रहा हूँ। गुले नौखेज़ अख्तर है या गुल नौखेज़ अख्तर है? ये गुले नौखेज़ अख्तर है, यानी ताज़ा फूल। अब मैं तो मतलब बताते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन इसका मतलब है ताज़ा खिला हुआ फूल। तो जेर के साथ है, यानी इजाफत के साथ है, गुले नौखेज़ अख्तर। जी नौखेज़ साहब, सर ये नाम बड़ा अलग है, बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोग आपसे पूछते भी होंगे। वैसे मैंने आज तक वैसे किसी और दूसरे शख्स का ये नाम सुना नहीं है कभी, गुले नौखेज़। तो ये किसका इंतखाब था? आपके वालिद साहब या वालदा आपको बताते होंगे बुजुर्ग के किन्होंने नाम रखा था? मैंने एक दफ़ा, मेरी जो बड़ी मुलाकातें थी हमारी बड़ी मोहतरम बानो कुदसिया आपा से, अशफाक अहमद साहब से, तो एक दफ़ा बानो कुदसिया आपा ने मुझसे यही सवाल किया। कहने लगी, ये तुम्हें नाम का आपने पता है क्या मतलब है? मैंने कहा जी पता है, ताज़ा खिला हुआ फूल। तो कहने लगी, ये नाम किसने रखा था? मैंने कहा ये नाम मेरी नानी ने रखा था। तो उन्होंने कहा कि नानी तुम्हारी पढ़ी लिखी थी? तो मैंने कहा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, वो तो हुक्का पीती थी और जैसे गांव से ताल्लुक था उनका, जैसे नानियां होती हैं, तो बिल्कुल अनपढ़ थी। तो बानो कुदसिया आपा का इस पे एक जुमला था, उन्होंने कहा जी ये हरकत कोई अनपढ़ औरत ही कर सकती थी, ठीक है, यानी जिसको मतलब का नाम ना पता हो और वो ये नाम रख दे। गुजारिश है, ये हकीकत है कि ये नाम मेरी नानी ने रखा। और उनसे मैंने पूछा उस उम्र में, जब मुझे काफी ज़ईफ हो चुकी थी, नजर नहीं आता था जब उनको, तो वो बताती थी कि उन्होंने किसी से सुना था जी जी, और ये पता नहीं इसका मतलब क्या था, लेकिन उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने रख लिया। गोया इस एक गुले नौखेज़ अख्तर माजी में कोई, अख्तर तो खैर मेरे वालिद साहब का नाम था, लेकिन गुले नौखेज़ कोई गुजर चुका हुआ है। वो नानी के दौर की बात है, जब उन्होंने सुना था तो एक साहब गुजर चुके हुए हैं, सो उन्हीं के नाम पे मेरा नाम रखा गया। जी मतलब वो नाम जो है वो नापैद हो चुका है, जो पहले नाम था। अब ये आप नहीं, अब काफी है। अब मेरे बाद भी मैंने देखा नौखेज़ नाम के तो काफी लोग आ चुके हैं। मैंने बहुत सारे, जी बहुत सर्चिंग की है नेट पे तो उसमें नजर आ जाते हैं। जी गुल नौखेज़ साहब, सर आपका हम कॉलम माशाल्लाह से पढ़ते रहते हैं, मुख्तलिफ लोग आपको देखते रहते हैं टेलीविजन पे भी, और आपके कॉलम तो पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे, मेरे दोस्तों का जो सर्कल है वो भी जानना चाहेगा कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, आपका ताल्लुक किस इलाके से है, बचपन कैसा और कहाँ गुजरा, और जो बचपन की तालीम है और बाद की तालीम आपने कहाँ कहाँ हासिल की, इसके बारे में कुछ काइंडली बताइए। मेरा नईम साहब, मेरी पैदाइश जो है वो, मेरे वालिद साहब जो हैं उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, मेरी वालदा का ताल्लुक गुजरात से था। ये दोनों फैमिलीज जब मिली और फिर इसके बाद ये हम लोग चले गए। मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, तो हमारा एक ताल्लुक सादकाबाद से भी बनता है, क्योंकि काफ़ी अरसा वालिद साहब वहाँ भी रहे, जो भावलपुर के पास है सादकाबाद, जो इसकी पंजाब की जो आखिरी सरहद है। तो सादकाबाद से फिर ये लोग मुल्तान आ गए। मुल्तान मैं पैदा हुआ, मेरी जाए पैदाइश मुल्तान की है, और यहीं से मैंने इब्तदाई तालीम भी हासिल की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहीं में गया। फिर मैं लाहौर आ गया। और ये तालीम का जिस असल में इस सवाल में सबसे अहम बात जो मुझे अच्छी लगती है जब भी कोई पूछता है, वो ये है कि इस तालीम के अरसे में मेरे साथ वो जुड़ा हुआ वो सिलसिला जहाँ मैंने लिखना शुरू किया। तो मुल्तान के दौर में हमारे, अब भी आप जानते होंगे, बड़े मोहतरम हैं मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर रहे हैं सज्जाद जहानिया, निजी भी आल में आजकल मुल्तान में, और सज्जाद जहानिया, ख्वाजा मजहर नवाज सिद्दीकी, सादिया जफर, ये लोग जो थे ये हमारे साथ उस दौर में, बचपन के दौर में बच्चों की कहानियां लिखा करते थे। ये मेरा ख्याल है कोई मैट्रिक की, आप हाँ मैट्रिक की बात होगी, मैट्रिक से भी पहले लगा लें, 86 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और वहाँ पे
सलीम नाज साहब होते थे, भाईजान जिनको हम कहते थे, बच्चों की दुनिया नवाए वक्त में। इससे पहले इमरोज अखबार से स्टार्ट किया, वहाँ भी बच्चे लिखते थे। तो ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। होते होते मिजाज का मेरे अंदर उनसर था, एक शरारतीपन था। उस दौर में एक महदूद और एक निस्बतन गरीब घराने का बच्चा जिस किस्म का शरारती हो सकता है, अपनी ख्वाहिशात के साथ साथ उतना मैं शरारती था। तो मिजाज असल में नईम साहब मेरा शौक था, शौक मेरी मजबूरी बन गई और मजबूरी मेरा पेशा बन गया। सो मैं बेसिकली जी 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 अच्छा सर, ये आपने लिखने का आगाज जिस तरह आप कह रहे हैं कि मतलब वहाँ मुल्तान में आप पढ़ते रहे और जिनका आपने नाम लिया है वो कहानियां लिखते थे, तो क्या आपने लिखने का आगाज भी बच्चों की कहानियों से आपने स्टार्ट लिया लिखने का जो आगाज की? जी, बच्चों की कहानियों से किया। और वो उसका एक उस दौर में हमारे सारे राइटर्स उसी दौर में बनाते थे एक रजिस्टर सा, किस दौर में किस अखबार में किस डेट को कहानी छपी, उसका तराशा काट के रख लेना। तो वो खुशकिस्मती से मेरे पास वो एक रजिस्टर मेरे पास मौजूद है जिसमें वो तराशे रखे हुए। मैं ज़रा नॉस्टैल्जिया पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे माजी की चीज़ें, मुझे माजी के वाक़यात, मुझे माजी के लोग पुराने अपने गुजरे हुए मैं बड़ा हार्ट करते हैं मुझे वो लोग। तो मैंने उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए वो कुछ चीज़ें उस दौर में जो काट के रखी थी उनको मैंने आज तक उसी तरह संभाल के रखा हुआ है। तो मेरा आगाज़ बच्चों की कहानियों से था, बच्चों के सफ़े से था। नुशाबा नरगिस से लेकर रजिया बेग और सलीम नाज साहब ये बच्चों के सफ़ों के इंचार्ज हुआ करते थे। ये हमारी तहरीरें लगाते थे, इनसे हम सीखते थे। और बच्चों में आपस में जिस टाइप का बच्चों के राइटर्स में झगड़े होते हैं या इख्तलाफात होते हैं, ये हमारे भी थे। हमने उस दौर में तंजीम बनाई होती थी राइटर्स पैनल, और हमारे जो मुखालिफ होते थे वो सजाद जहानिया और इनकी तंजीम होती थी FBL, फाइट फॉर बेटर लाइफ। सो हमारे दरमियान जो आजकल दो सियासी जमातों में इख्तलाफ होता है उसी तरह हम, लेकिन आप तो खैर हंसते हैं जब हम उनका जिक्र करते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मैंने बच्चों के अखबार से लिखना शुरू किया। बच्चों के अखबार, अच्छा सर, बच्चों के अखबार में क्या आपने मज़ाह से शुरू किया था? मतलब शुरू से ही आपने मज़ाह में लिखना शुरू किया, मज़ाह नगारी से, या आप संजीदा लिखते थे वहाँ पर कहानियाँ? नईम साहब, शुरू में तो ये तय करना मेरे लिए बड़ा मसला था कि मैंने लिखना क्या है। शुरू में तो ये था मैं लिख लूँ। तो मेरा आगाज था कहानी। जो बच्चों के अखबार में मैंने लिखनी शुरू की वो कहानियां थी, वो निस्बतन संजीदा कहानियां थी। उसमें एक तो थी ऐसी मजाहिया कहानियां, लेकिन ज्यादातर जो कहानियां थी वो सीरियस थी। और सीरियस में ये होता था कि मुझे मेरी बहुत ज्यादा तरबियत जो हुई है वो कहानियां पढ़ने की हुई है। यानी उस दौर में जब मैं इनको अहमदीन कासमी, कृष्ण चंद्र, मंटो, बेदी, कुरतुल ऐन हैदर और इसी तरह इंतजार हुसैन जैसा मुश्किल राइटर भी, ये मुझे बड़े हॉन्ट करते थे और मैंने इनको पढ़ा उस दौर में भी। और जितना जितना हो सका ये मैं पढ़ता रहता था। कहानी मुझे बहुत हॉन्ट करती थी। और आपको इल्म में होगा उस दौर में हम जो ये पौध, मेरे वाली जो पौध जो उस दौर में बड़ी हुई है वो कहानियों के दरमियान बड़ी हुई। हमने उम्र यार से लेकर वो चलूसक मलूसक और बच्चों की कहानियां, टार्जन की कहानियां, छोटी छोटी किताबें। जी जी। तो ये हमारा आगाज नसर से हुआ। अगरचे मैंने कुछ शायरी में भी मुंह मारा, लेकिन वो जितना मैंने शायरी में मुंह मारा शायरी ने उससे ज्यादा मुझे मुंह मारा। तो मेरा आगाज नसर से है, ये आप सही कह रहे हैं। जी जी। अच्छा गुलाम नखैर साहब, सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने आगाज किया एक कदरे संजीदा राइटिंग से और नसर से आपने आगाज लिया, तो मज़ाह की तरफ आप, मतलब अगर हम देखें कि अगर आप तायुन करना चाहें कि किस दौर में आप मज़ाह की तरफ आए, क्योंकि आप ज़्यादातर मज़ाह नगारी में आपने नाम कमाया है और ज़्यादा आपको पसंद किया जाता है मज़ाह नगारी में, तो कब से मतलब मज़ाह नगारी की तरफ आप मतलब इरादतन आपने लिखना शुरू कर? मैं नईम साहब, मैं जब लाहौर आया हूँ, ये 1994 की बात है, 1994, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 जून 1994 को मैं लाहौर आया हूँ। जिन हालात में आया हूँ वो मैंने कई दफ़ा कॉलम्स में भी लिखे हैं। वो एक किस्म का लगभग फरार ही था मुल्तान से। तो मैंने किताब छपवानी थी, मैंने कहा जी आना है, तो मैंने पैसे कोई कमाने हैं, यहाँ आके फिर मसाइल का शिकार, इधर उधर सोना। तो मिजाज मेरे अंदर मौजूद तो था, लेकिन यहाँ आके ये हुआ कि इससे पहले, मुल्तान आने से पहले, मैं रोजनामा संगे मील मुल्तान में
अदबी सफ़े का इंचार्ज था, सब एडिटर था, साथ में अदबी सफ़ा भी उनका मुरतब करता था। वहाँ मैंने एक दो चीज़ें ऐसी लिखी मज़ाहिया, और जिसका मज़ा आया, ये तो हमारे पास कोई टूल नहीं होता था कि हमें पता चले कि लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक वो अखबार किसी को मैं बाई हैंड दे आता था या जहाँ तक उनकी सर्कुलेशन थी, उसका रिस्पॉन्स हमें अच्छा आया। तो मैंने ये सोचा कि ये क्यों ना लिखा जाए, मिजाह क्यों ना लिखा जाए। फिर इसमें बहुत बड़ा किरदार जो आज मैं इतराफ़ करना चाहूँगा वो चांद रिसाले का है। खालिद बिन हामिद और मसूद बिन हामिद उनके भाई जो थे, आदाब और चांद वो रसाला छापते थे। वो इतना अच्छा लगता था, उसके जुमले, पीर जंगली और ये हमारे बहुत सारे जो मिजाज से रिलेटेड राइटर्स हैं वो वहीं से आए हैं। तो चांद रिसाला मुझे उस दौर में कुछ चंद चीज़ें मुल्तान के दौर में, फिर लाहौर में तो बहुत ज़्यादा उसमें मैंने लिखा चांद में। वो जो मुझे लगा कि ये मैं लिखता हूँ, इसका रिस्पांस आता है, लोग हंसते हैं, तो ये बड़ा मज़ा आता है। सो यही बात आगे चली और फिर मैंने यहाँ बड़ी कोशिश की कि कोई अखबार मेरा कॉलम छाप दे, लेकिन वो नहीं छापते थे कि किसी अखबार में, तो वो ठीक करते थे। तो फिर मैंने ये किया कि अपना एक अखबार निकाला, अदबी अखबार, और 4 सफ़ों का अखबार था, उसको वो 15 रोज़ा था, उसको मैं छापता था और उसमें मैं अपने कॉलम खुद लिख के, अब चूंकि मेरा अखबार था इसलिए मैं अपना कॉलम बहुत शानदार करके लगाता था ताकि ये लोग पढ़ें। तो इत्तेफाक से वो कॉलम बहुत पसंद किए गए और फिर मुझे तख्लीकात पब्लिशर्स की तरफ से एक रोज़ कॉल आई कि हम आपके कॉलमों की किताब छापना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा मेरे पास तो पैसे नहीं किताब के। उन्होंने एक अजीब सी बात की, उन्होंने कहा जी हम किताब के पैसे आपसे नहीं लेंगे बल्कि आपको देंगे। तो मैंने ये सुना हुआ था कि एक रॉयल्टी होती है और वो मिलती है और राइटर उसको लेते हैं, लेकिन जो अली साहब हैं, उनके लियाकत अली साहब तख्लीकात के जो पब्लिशर मालिक हैं, उन्होंने मुझे बहरहाल बुलाया और उन्होंने फिर मेरी पहली किताब नौखेजियाँ जो थी वो उन्हीं कॉलमों का मजमुआ थी जो मेरे अखबार में छपते रहे। यूं ये सफर ज़ाहिर का मजाक का शुरू हो गया। जी ठीक। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको उस वक्त रिस्पांस नहीं मिलता था, आप अखबार में लिखते थे तो उसकी बाज़ दफ़ा सर्कुलेशन कम होती थी या कोई रिस्पांस नहीं मिलता था। आजकल सोशल मीडिया है, आप जो भी बात लिखते हैं फौरी उसका रिस्पांस आ जाता है, और यकीनन आप जानते होंगे कि आपके कॉलम्स पे जो आप शेयर करते हैं अपने पेज पे या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, वॉल पे, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। बहुत सारे नए लिखने वाले आपको पसंद करते हैं, आपकी मज़ाह नगारी को। तो नए लिखने वाले आपको पसंद करते हैं, तो आपकी पसंदीदा मज़ाह नगार कौन है? आप किनको फॉलो करते रहे हैं या आपको बहुत पसंद है? जी मैं अर्ज करता हूँ, मैंने मज़ाह निगार तो सारे ही मेरे पसंदीदा हैं, जिनमें आप उर्दू के जो खसूसन मज़ाह निगार है, यूसुफी साहब से शुरू हो जाएं, पतरस बुखारी ले लें, उनसे भी पीछे चले जाएं आप, और कन्हैया लाल ले लें, और इसी तरह हाजी लकलक ले लें, फिर उसके शफीका फरहत हैं जिनका शायद हमारे नए मज़ाह निगारों ने नाम भी ना सुना हो, इब्ने इंशा हैं, और उसके बाद की लड़ी में जो आए सारे, उनमें मेरे उस्ताद मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आप यकीन करें कि मैं जब लाहौर आया था उससे भी पहले जब उनका प्ले चलता था ख्वाजा एंड सन, तो मुल्तान में मैं बैठ के जब वो उसको जब देखते थे हम चारपाई पे बैठ के, सेहन में टीवी लगा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और उस पर देख रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि ये जिसका नाम ऊपर चल रहा है जिंदगी में कभी मेरी इनसे मुलाकात भी हो सकती है। तो मुल्तान ही के एक दौर में जब मैं संगे मील में सब एडिटर था, तो एक मुशायरा हुआ सर्किट हाउस में, वहाँ पे अताउल्लाह कासमी साहब और लाहौर के शोरा आए। मैं वहाँ पहुँचा और कासमी साहब से मैंने ऑटोग्राफ लिया बड़ी मोहब्बत के साथ, इनके कॉलम में पढ़ा करता था, और ये मेरा उनसे पहला इंटरेक्शन था। उसके बाद फिर जब मैं लाहौर आया हूँ तो फिर मैंने बाकायदा उनके पास जाना शुरू किया। तो मैंने उनको, सच्ची बात है, उनको इसलिए ये समझा कि मैं इनका शागिर्द बनूं, ये मेरे उस्ताद हों, क्योंकि जिस स्टाइल से मैं लिखता हूं वो उसी स्टाइल से लिखते हैं। और मैं आज भी ये कहने में कोई मुजायका नहीं समझता कि मैं जो कुछ लिखता हूं वो बेसिकली कासमी साहब की किसी ना किसी हवाले से मैं उनकी नकल ही मार रहा हूँ, कि वो जो उन्होंने लिखा हुआ है उसी को मैं किसी और अंदाज से थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे अंदाज तहरीर और मेरी लिखने लिखाने में जितना भी इसको निखारने में किरदार है, उन्होंने कभी एक मास्टर का किरदार नहीं अदा किया। कि वो, मैं, एक साहब ने मुझे कहा कि आप, कासमी साहब से पूछा कि नौखेज आपको उस्ताद कहता है, तो वो जब कोई तहरीर लिखता है तो वो आपको चेक करवाता है। तो कासमी साहब ने कहा उसने मुझे उस्ताद बनाया, वो उसने मेरे पास ट्यूशन नहीं रखी हुई। तो कासमी साहब ने जो जुमले का दरोबस, जुमला कैसे थ्रो करना है, कितनी लेंथ हो,
बात कहने का सलीका क्या है, जुमला अपने अंदर गिराई कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, जुमला जब आप बना रहे हैं तो आपके जहन में क्या होना चाहिए, डैश कहाँ पे लगनी है कहाँ पे लगनी है, कहाँ नहीं लगनी, ये उनकी देन है। सच्ची बात जी, बड़ी बात है कि बहुत ही अच्छे टैलेंटेड शागिर्द की तरफ से एक बहुत ही आला उस्ताद के लिए इससे अच्छे अल्फाज क्या हो सकते हैं कि आप मान रहे हैं कि आप उनको फॉलो करते हैं और उनसे आपने बहुत कुछ सीखा। अच्छा नौखेज़ साहब, आपने ये बताया कि मज़ाह नगारों में आपने बताया कि ये वाले लोग आपके पसंदीदा हैं जिनमें आपने असातिज़ा का नाम भी लिया। तो इसके अलावा, मज़ाह के अलावा, आप नस्र में और शायरी में मतलब कौन सी किताबें पढ़ना आप पसंद करते हैं? मेरे पास अगर मैं आपको दिखा सकता इधर, तो असल में जो ही मैं इसको हिलाऊंगा मुझे शक है सारी मीटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं वरना आपको दिखाता कि मेरे कमरे में हर मौजू की किताब मौजूद है। मुझे मजहबी किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कंपैरेटिव स्टडीज़ मैं बहुत बिलीव रखता हूँ। मतलब आपको यहाँ कुरान पाक भी नज़र आएगा, आपको यहाँ बाइबल भी नज़र आएगी। मेरी अपनी रिसर्च के लिए मैंने गीता भी रखी हुई है, जिसको मैं कंपैरेटिव स्टडीज में शुमार करता हूँ कि मैं उसको देखूं तो सही उसमें है क्या। आपको इसमें पारसियों की किताब अविस्ता भी नजर आएगी जो मैंने यहाँ रखी हुई है। अच्छा, ये मजहबी किताबें सारी। अच्छा, फिर मुख्तलिफ अपना मजहब तो जाहिर बात है, मेरे लिए तो सबसे मुकद्दस वो चीज़ है, तो अपनी मज़ाहिब की किताबें तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा तारीख से मुझे बड़ा शगफ है, तारीखी किताबें। शायरी की किताबें तो वैसे ही अहबाब की बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, मज़ाहिया किताबें कम आती हैं, लेकिन वो तो जहाँ भी कोई पाकिस्तान में किताब छपती है, मुझे मेरे इल्म में आ जाए, कहीं मैं देख लूँ उस किताब को तो मैं ख़रीद लेता हूँ, या अगर कोई दोस्त मोहब्बत करे तो वो मुझे भेज देता है किताब। इसके अलावा मेरे पास अफसानों की बहुत अच्छी कलेक्शन है। मेरे पास किताब ख़रीदना, एक राइटर, आपको पता है ना, एक राइटर की किताब खरीदने से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। तो कोशिश करता हूँ कि बच्चों को भी ये कहा करें, एक जितने का एक पिज़्ज़ा यकीन करे उतने की हम 3 किताबें खरीद सकते हैं। तो किताब खरीदने के बाद वो मैदे में भी नहीं जाती। तो मैं बेटे को कहता हूँ, तो मैंने कहा जो तुम चीज़ खरीद रहे हो ये तुम्हारे मैदे में जाएगी, जो मैं लेके आया हूँ ये तुम्हारे दिमाग में जाएगी। तो कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो सेफ रह जाए। बच्चों को शौक है, लेकिन जाहिर बात है वो जो आजकल के बच्चे जिस माहौल में है वो किताब से उतना करीब नहीं जितना हम थे। तो मेरा ये सारा सर्कल जो है मेरी किताबों का वो यही है कि हर मौजू के हवाले से मैंने किताबें रखी। जी ठीक। अच्छा गुले नौखेज़ साहब, जिस तरह मज़ाह नगार जो हैं वो मुआशरे में खराबियों को देखते हैं और जो गलत रवैये हैं उनको देखते हैं और उनको एक मज़ाही अंदाज से पेश करते हैं, स्टाइल लिखते हैं और चाहते हैं कि मुआशरे में जो है बेहतर तब्दीली आए। तो क्या आपके ख्याल में जो मज़ाह नगार हैं वो मुआशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल रहे हैं? कुछ मुस्बत तब्दीली उनसे मज़ाह लिखने से भी आती है या सिर्फ एंटरटेनिंग हवाले से लिखा जाता है? नईम साहब, जो आपका सवाल है वो शायद इसलिए, वो आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि एक मज़ाह नगार जब कुछ लिखता है तो वो अमली सतह पर मुआशरे में क्या तब्दीली लाता है। मैं सच्ची आपको बात बताऊं, मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी बहुत अच्छा लिखते हैं मुझसे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई तब्दीली लाऊं। मैं ये समझता हूं कि जब कोई आपकी तहरीर पढ़कर हंस रहा है, अब देखें इससे आगे एक से एक आप जोड़ते जाएं तो बात कहाँ जाती है। इस मुआशरे में आप घरों में जाके देखें, मैंने एक तवील अरसा सहाफत में गुजारा है, घरों में गर्मियों में लोग बच्चों के साथ, बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ आपस में लड़ाई की क्या सूरत हाल बनी होती है। लोगों के ज़हन में रोजगार का कितना डर है, लोगों के ज़हन में औलाद की तालीम के कितने खौफ बैठे हुए। इन हालात में जब आप किसी को थोड़ा सा हंसाते हैं तो इसका मतलब है आपने उसे 3-4 दिन के लिए रिलैक्स कर दिया। बाज़ औक़ात आपको ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जो थोड़ा सा लोगों को हंसाने का फरीज़ा सरंजाम देता हूँ, यही एक तालीम है। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको बात पास बिठा के, अब जैसे सुबह सुबह मुझे ना मोबाइल पे सुबह कितने बजे तकरीबन फांसी के वक्त मुझे इतने मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, क्या हाल है, आज की बात। और ये, और आज की बात जो है वो ऐसी होती है, मेरा दिल चाहता है मैं मारूं इनको पकड़ के कि यार सुबह से देखो ना 4:15 बजे हैं, मैं मोबाइल बंद भी नहीं कर रहा तो आप मैसेज भेज रहे हैं कि अच्छी बात यह है इंसान एक दूसरे का ख्याल रखे। तो आप तो नहीं मेरा ख्याल रख रहे, सुबह 4:15 जो आपने मुझे मैसेज भेज दिया। सो यहाँ पे हंसाने वाली जो बात है वो सबसे अट्रैक्ट करती है। आप कुछ देर के लिए अगर हंस पड़ते हैं, कुछ देर के लिए आप खुशगवार माहौल में चले जाते हैं,
आपके आगे का जो सारा आपकी प्लानिंग है वो सारी की सारी पॉजिटिव चली जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप कुछ लम्हे दोस्तों की महफिल में गुजारते हैं, वहां जरूरी नहीं आपको कुछ सीखने को मिले, वहां दोस्त गालियां दे रहे हैं, वहां आपको छेड़ रहे हैं, आप पे जुगते लगा रहे हैं, लेकिन जब आप वहां से निकल कर अपने घर वापस आते हैं आप फ्रेश होते हैं। तो इस फ्रेशनेस के लिए मेरा नहीं ख्याल कि हम दरूने खाना तो एक मैसेज देते हैं, हम इन बिटवीन तो हमारी तहरीर में एक मैसेज होता है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं होता जिसको हम ठा करके अगले के सर पे दे मारें कि भाई ये असल में ये मैसेज था जिसके लिए तुम्हें पीछे घेर के हम लाए थे और हमने हंसाने की कोशिश की थी। असल मकसद हंसाना ही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छा है सर कि मतलब आजकल क्या, जिस तरह आपने फरमाया कि दुखों से भरी हुई जिंदगी में अगर आप किसी के लबों पे मुस्कुराहट लाते हैं तो ये भी बजाते खुद एक बहुत बड़ी सर्विस है। अच्छा सर, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप कॉलम भी लिखते हैं, नॉवल निगार भी हैं, मजमून लिखते हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो इन सारी चीज़ों में लिखने में आसान क्या है और मुश्किल क्या है, या सभी जो है वो लिखना आपके लिए आसान है? मैं आपको बताऊं नईम साहब, मैं अगर सबसे मुश्किल है ना मेरे लिए तो वो ड्रामा है। उसकी वजह यह है, जब मैं ड्रामा लिखता हूं मुझे पैसे उसके बहुत अच्छे मिलते हैं, ड्रामा सच्ची बात है, पैसे तो मुझे लेकिन कॉलम के भी मिलते हैं, लेकिन मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो कॉलम में होती है। उसकी रीजन है, कॉलम मैं जो चाहता हूं, जो मेरे जहन में होता है वो मैं लिख देता हूं और वो छप जाता है। जो ड्रामा है उसके पीछे पूरी टीम है, उसके पीछे पूरा चैनल है, उसके पीछे डायरेक्टर प्रोग्राम्स है, उसके पीछे प्रोड्यूसर है, उसके पीछे हमारे जो स्क्रिप्ट का डिपार्टमेंट है, वो पीछे चैनल की पॉलिसी है कि फलां चीज जा सकती है, फलां नहीं जा सकती, उसके पीछे लोकेशन की मजबूरियां हैं, उसके पीछे आर्टिस्ट हैं। चाहूं कि मैंने फलां आर्टिस्ट को लेना है तो मुझे प्रोड्यूसर बताता है जी वो तो हमें अवेलेबल नहीं, वो तो इतने पैसे लेगा, तो हम आप इससे कुछ कम वाला बता दीजिए जो हम, तो मजबूरी है, फिर उससे कम वाला आर्टिस्ट लेना पड़ता है, फिर उसी के हिसाब से ड्रामा चलता भी। तो मैं ड्रामा जब लिखता हूं तो 101 चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं कि कहीं पे को हमारे यहाँ आपको सुनकर हैरत होगी कि जब हम ड्रामा को लिख रहे हो तो इन दिनों अगर शूट हो रहा हो या वैसे भी, तो घर के बाहर का जो सीन लिखते हैं उसको हम कहते हैं आउटडोर। तो मैंने अगर कोई प्ले लिखा हो जो प्रोड्यूसर ने कम बजट में उसको मैनेज करना है और उसमें मैंने लिख दिया कि एक सीन ऐसा लिख दिया जिसमें कोई शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर रहे हैं कैरेक्टर्स, या कहीं बाहर गए हुए हैं, या गाड़ी में हैं, या किसी स्टेडियम में हैं, या किसी बाजार में हैं, तो प्रोड्यूसर हाथ जोड़ लेते हैं कि खुदा के लिए इस सीन को कहीं और एडजस्ट कर दें ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। घर के अंदर ही 4 कमरे, एक लॉन, एक ड्राइंग रूम, एक छत, ये कुछ करके इसी के अंदर कुछ बना दें। सो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन हो जाती है कि आपको बाउंड कर दिया जाता है, आपने दूसरी तरफ नहीं निकल सकते। तो मुझे कॉलम लिखने में बड़ा मजा आता है। कॉलम तो खुल्लम खुल्ला मेरे लिए मैदान है ना, मैं उसमें जो बात चाहता हूं उसके पीछे कोई टीम नहीं होती, कोई डायरेक्टर नहीं होता, कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, किसी के पैसे नहीं लगे हुए होते, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही होती मुझे, मैं अकेला हूं, मेरे ख्यालात हैं और मैं उसको कंपोज कर लेता हूँ और अखबार को भेज देता हूँ, उसी तरह वो छप जाता है, उसी तरह उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपको क्लिक करती है, जो आपका माइंड को, आपका दिल करता है, आप उस पर कलम उठाते हैं और उस पर लिख देते हैं। अच्छा सर, आपके सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियो क्लिप्स बहुत वायरल हुए, जिसमें मैं देख रहा था कि वो एक जो उलमा कराम से जो सवालात पूछे जाते हैं, मजहबी सवालात, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे दोस्तों के लिए अगर काइंडली जिस तरह वो शेर सुनते हैं ना बाजुबाने शायर, तो हम भी चाहते हैं कि आपके जो है तखलीक से कोई इक़्तिबास आप अगर आप सुना दें। अच्छा, मुझे पहले नईम साहब ये बताइए, चूंकि मैंने इस वक्त मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ आपके पास, और ये मैं टेक्निकली, चूंकि मैंने आप अहबाब भी सुन रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया मुझे इसका कख पता नहीं ये कैसे होता है, बहरहाल मेरे बेटे ने मुझे कर दिया। जी जी जी, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, मसला नहीं है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज कट गई थी थोड़ी। अच्छा, मैं अगर इसको मिनिमाइज करके और मैं आप कॉलम पढ़ के सुना दूं तो मेरी तस्वीर आती रहेगी? आई थिंक सर आनी तो चाहिए, अगर कोई टेक्निकल इशू ना हो तो कोई और, क्योंकि अच्छा, कैमरा तो आप पे है। आपकी आवाज मुझे आती रहेगी, आप मुझे बताइए।
मैं अब मुझे बताइए, आ रही है मेरी मेरी जी वीडियो आ रही है? आवाज आ रही जी, वीडियो भी आ रही है, आवाज भी आ रही अच्छा अच्छा ओके। अब मैं इसको आपको मैं एक चूंकि सारे अहबाब हैं तो मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट जी ये है कि मैं आपको वो कॉलम सुनाता हूँ जो अभी मेरा शाया नहीं हुआ। जी 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 ठीक ठीक है, तो ठीक मैं अहबाब के लिए वही जी कॉलम, और जो आप बता रहे हैं उसमें छोटी छोटी कुछ चीजें हैं। सवाल जवाब मजहबी तो आपने वो क्लिप सुन लिया, वो तो बहुत ज्यादा, वो लगभग कोरोना जितना ही वो उसका स्प्रेड हुआ। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको एक बिल्कुल 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 एक ताजा कॉलम है, और ये मैं जब लिख रहा था, ये मैंने कुछ, मुझे लगते हैं कोई एक कॉलम लिखने में तो हफ्ता लग जाता है मुझे, थोड़ी सी उसमें मैं बड़ा उसमें कायल हूँ कि मेहनत उसमें होनी चाहिए। तो मैं ये कॉलम आपको सुना देता हूँ, इसमें भी सवाल जवाब है, लेकिन ये मिक्स्ड सवाल है, यानी किसी भी हवाले से आप समझे जो मुझे इस, मैंने नाम लोगों के उड़ा दिए हैं, कुछ लोगों के नाम, तो कुछ का मुझे पता था, कुछ वो जैसे किया वो मैं आपको सुना देता हूँ इसको, ठीक है? जी जी इरशाद जी। इस कॉलम का उन्वान है सवाल और जवाब। पहला सवाल है जी, मेरे शौहर बहुत बदजुबान हैं, जिसकी वजह से अक्सर घर मैदान जंग बना रहता है। कई दफा मैंने उन्हें डोई से भी पीटा है, लेकिन वो बाज नहीं आते। बराहे करम कोई हल बताएं। जवाब, आप बर्तन तब्दील करके देखें। सवाल, एक लड़का मुझे इनबॉक्स में बार बार मोहब्बत भरे मैसेज भेजता है। मैं कई दफा उसे समझा चुकी हूं कि बाज आ जाओ, लेकिन वो बाज नहीं आता। प्लीज कोई हल बताएं। जवाब, आप उसे समझाने से बाज आ जाएं, वो भी बाज आ जाएगा। सवाल, मेरी तालीम मैट्रिक है, क्या मैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग सकता हूं? जवाब, नामुमकिन है, अलबत्ता आप वजीर तालीम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल, बहुत खूब। मैं जूं ही सोने के लिए लेटता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। जवाब, आप खड़े होकर सोया करें। सवाल, मेरे शौहर ने पता नहीं अपने फोन को कौन सी उंगली से लॉक किया हुआ है। मैं उनके सोते हुए सारी उंगलियां लगाकर चेक कर चुकी हूं, लेकिन फोन नहीं खुलता। कोई तरीका बताइए। जवाब है जी, अपनी फिंगरप्रिंट भी ट्राई करके देखिए। सवाल, मेरी बीवी हर वक्त मुझ पर नजर रखती है, क्या करूं? जवाब, आप क्या चाहते हैं कि वो किसी और पर नजर रखे? सवाल, मैं जिंदगी से आजिज आ चुका हूं, 3-4 दफा खुदकशी की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन नाकामी हुई है। जवाब, मास्क के बगैर घुमा करें और हर बंदे को जफ्फियां डालें। इसी तरह सवाल है जी, मेरा बेटा सिगरेट नहीं छोड़ रहा, क्या करूं? जवाब, मोहल्ले की किसी अफीफा से फोन करवाएं, दोबारा सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाएगा। सवाल, मैं जब भी इस्तिखारा करता हूं, सुर्ख या सब्ज की बजाय सफेद रंग नजर आता है, इसका क्या मतलब है? जवाब, आप अपना मोतिया चेक करवाएं। सवाल, मैं आलू के चिप्स को फ्रेंचाइज कहता हूं, तो मेरे साले हंसते हैं, आखिर क्यों? जवाब है जी, साले जो हुए, आप किसी दिन उन्हें किसी मोबाइल की फ्रेंच फ्राइज पर ले जाएं और खरी खरी सुनाएं। सवाल, बिल गेट्स आखिर कोरोना फैलाकर क्या करना चाहता है? जवाब, 1 नंबर तरीके से पैसा कमा। सवाल है जी कि मैं 5 साल से तरस रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? जवाब है, मौजदे का इंतजार करने की बजाय आप शादी करें, इंशाल्लाह मन की मुराद पूरी होगी। और नहीं साहब, सवाल सुनिए, क्या कोरोना मुंह, नाक और आंख के अलावा भी जिस्म में दाखिल होकर अपना असर दिखा सकता है? जवाब, ये तो आपके फेफड़ों के महल्ले वकू पर मुनहसिर है। बहुत खूब। सवाल, मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। सवाल है जी, मेरा बेटा 3 साल का हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे अपनी माँ को मामा कहना चाहिए या मम्मा।
जवाब है मामा ठीक है। सवाल, मैं चाहता हूं मेरी मंगेतर मेरी याद। जवाब, सवाल, इस बड़ी ईद पर मेरे पास बड़ी सी गाड़ी हो, साथ एक खूबसूरत लड़की बैठी हो और हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो। जवाब, हो तो सकता है, लेकिन फिर सिरियां कौन भूनेगा। सवाल, मेरे YouTube चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे, क्या करूं। जवाब, यही मसला एक बड़े से चार्ट पर लिखकर गले में लटकाएं, फिर एक टांग पर पट्टी बांधें और इशारे पर रुकने वाली गाड़ियों के शीशे खटकाकर यही सवाल दोहराएं। सवाल है जी, मैं अरसा 2 साल से रोजनामा लुच फ्राई में कॉलम लिख रहा हूं। अब रोजनामा लाकड़ा काकड़ा की तरफ से 2000 रुपए फी कॉलम की ऑफर है, कबूल कर लूं। इसका जवाब है जी कि 2000 बहुत ज्यादा हैं, आप उनसे कहें कुछ डिस्काउंट करें। अक्सर लड़कियां इतनी बदतमीज क्यों होती हैं। जवाब है, दिल पर ना लें, गाल 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सवाल, मुझे लगता है कमबख्त इश्क ने मेरा बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि शाम होते ही मैं माहिए बेआब की तरह तड़पने लगता हूं। मुझे इस अजियत से निकलने कार से लंबी डंडी वाला हाथ नुमा एक आला खरीदें। जब भी तड़पने का मरहला दरपेश हो, इससे कमर खुजाएं, 100% सुकून नसीब होगा। और ये आखिरी सवाल है जी कि कोरोना वबा के दौरान मुझे अपनी नानी जान की बहुत याद आती है, उसकी क्या वजह है। जवाब है, ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं, आजकल सबको नानी याद आ रही है। बहुत खूब सर नखीस साहब, मज़ा आ गया वैसे। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये अभी शायर नहीं हुआ है कॉलम, तो मज़ा यकीनन ये सबके लिए नया होगा सुनने के लिए। तो सर आपने कर लिया सामने, जी आपकी स्क्रीन पे आ गया फिर दोबारा से। जी। अच्छा नौखेर साहब, अगला सवाल बिला तखीर ये मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं अभी भी सोच रहा था, जिस तरह आपने इतने सारे सवाल इकट्ठे किए हैं, तो ये बहुत डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है मज़ा लिखने के लिए। तो ये मज़ा लिखना जो है, आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल एक आसान काम है, या मतलब कोई आसान मुश्किल काम नहीं है। सॉरी, आसान काम है या मुश्किल काम? नईम साहब, ये मुझे, मैं अखबार का नाम नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार की तरफ से मुझे ऑफर आई कि आप एक बहुत अच्छे मुआवजे के साथ आप, लेकिन डेली कॉलम लिखना है आप। तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए थे कि डेली कॉलम लिखने का मतलब है मैं रोज एक कुआं खोदूं। तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं जो पैसे कमाता हूं वो खर्चने के लिए कमाता हूं, और मेरी ख्वाहिश होती है अगर मेरे पास कोई पैसा है तो मैं उसका इस्तेमाल करूं, मैं मजा लूं पैसे का। मैं अगर कोई हलाल की रोजी मेरे पास आई हुई है तो मैं बच्चों को भी शरीक करूं, दोस्तों को भी शरीक करूं, खाऊं पीऊं, जो भी, या ड्रेसिंग का मुझे शौक है वो कम अज कम पूरा। ये नहीं हो सकता कि मैं दिन रात अपने बैंक के लिए पैसे जमा करता रहूं, क्योंकि मैंने बैंक में जमा करवाने हैं। और फिर मज़ा लिखना डेली का, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जो इस तरह का मज़ा है वो आपके पास वो फिर आइडिया नहीं रही। ये जो सवाल वाला आपने बताया ना, इस ऑब्जर्वेशन के लिए मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं कि मैं एक नशिस्त में बैठ कर ये सारा कॉलम लिख लूं। सो मुझे इतराफ है इस बात का कि मैंने जब कॉलम लिखना होता है, मेरे तो वो अजाब की घड़ियां आई होती हैं कि फिर उसी कैफियत में मुझे रहना पड़ता है कि मैंने एक तो सवाल मुझे ढूंढने हैं उस तरह के, फिर मुझे जवाब ढूंढने हैं उस तरह के, और फिर मुझे उन लोगों का ख्याल रखना है जो कॉलम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इससे हज़ उठाना है। तो आप इसमें से कुछ सवाल आपको यकीनन ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है सिर्फ नईम साहब आपको समझ आए, या सिर्फ हो सकता है कुछ लोगों को समझ आए, या हो सकता है कुछ कम्युनिटी को समझ आए। तो लेकिन उसका एक दूसरा मजा भी होना चाहिए जो सबको समझ आ जाए, यानी इन बिटवीन बात हो सकता है आप जैसे लोग समझ रहे हो, और जो एक बिल्कुल सामने की लेयर है वो सारे समझ रहे हैं। तो मेरे इससे 2 मकसद पूरे हो जाते हैं। मेरे लिए मिजाज लिखना इंतहाई मुश्किल काम है, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी कमजोरी है, मुझे इसको फॉलो करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे में इतनी सलाहियत आए। लेकिन आजकल के दौर में जो मैं लिख रहा हूँ इन दिनों, ये मिजाज मेरे लिए, मैं सच्ची बात है, मेरा बहुत बड़ा ये मसला बन जाता है जब मैं कोई कॉलम शुरू करता हूँ। इसीलिए मैंने अखबार में भी कॉलम आपने नोट किया होगा, मैंने 1 हफ्ते बाद का रखा हुआ है,
कि हफ्ते में एक दिन कॉलम लगे, जो मैं लिख सकता हूँ वो लगे, अदरवाइज ना लगे। ठीक 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 सर, मतलब हमारी दुआ है कि आपका कलम यूं ही चलता रहे और अच्छा मज़ा हमें पढ़ने को मिलता रहे। तो आपके नज़दीक जो मज़ा लिखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप एक ख़ास फेज़ में चले जाते हैं जब आप कॉलम लिखना शुरू करते हैं, तो हमारे जो नए लिखने वाले हैं जो समझते हैं कि मज़ा लिखना शायद ये नईम साहब कंपैरेटिवली आसान। जी जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि नए लिखने वालों को आप क्या आप एडवाइस सवाल देंगे कंप्लीट करें। जो मज़ा लिखना चाहते हैं? जी। मैं नईम साहब, मिजाज जो है ये तो पहले ज़हन में रखिए जो नए लिखने वाले हैं, कि मिजाज से मुराद मजाक नहीं, मिजाज और मजाक ये दो चीजें हैं। तो अक्सर लोगों के ये ज़हन में ये होता है कि मजाहिया तहरीर से मुराद है मजाकिया तहरीर, या मिजाज जो है वो मजाक है। मजाक और चीज है, मिजाज और चीज है। मिजाज पूरी तरह आपके अंदर एक पूरी कहानी है, पूरा ये थीसिस है जो मिजाज की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाता है। सो नए लिखने वालों से मुझे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। मैं ऐसी लॉट आई हुई है मिजाज की, जिनमें KM खालिद साहब हैं, जिसमें नासिर महमूद मलिक साहब हैं, शाहिद जहीर सैयद साहब हैं, मैं कई नाम शायद भूल भी जाऊं, और हुसैन शिराजी साहब हैं, इसी तरह अली रजा अहमद साहब हैं, ये जो किरण खान हैं जो राइटर हैं, फातिमा इमरान हैं जो खवातीन में हैं। ये ऐसा ऐसा जुमला लिख रहे हैं कि बाज़ औक़ात तो इन्हीं का जुमला पढ़ के मैं सारा दिन लुत्फ लेता रहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो नए मिजाज निगार हैं उन्हें ऑब्जर्वेशन पे तवज्जो दें। यकीन करें, बाज़ औक़ात आपको ना, आप सड़क पे खड़े हो जाएं और देखें एक फल वाले की दुकान पे कुछ लोग आ रहे हैं और वो फल ले रहे हैं, आपको इसी में से मिजाज मिलेगा। इस सिचुएशन को आप अपनी आंखों से ओझल ना होने दें, देखते जाएं क्या हो रहा है। उसी में से कोई एक हरकत आपको ऐसी मिलेगी, आप बेख्तियार हंस पड़ेंगे। हम लोगों का अलमिया है कि हम कीन ऑब्जर्व नहीं करते किसी चीज को, हमारी ऑब्जर्वेशन कीन नहीं होती। इसीलिए वो जब मिजाज देखे ना, मिजाज होता है कि अचानक उसने चलते चलते एक सेकंड का लम्हा आना जिसमें मिजाज ने गुजर जाना है, हमारी वो उस एक सेकंड में तवज्जो किसी और तरफ होती है, जिसकी वजह से मिजाज हमारी आंखों से ओझल जाता है। पहाड़ में, जंगल में, दरख्तों के नीचे आप यूं समझ लें कि मिजाज छुपा हुआ होता है। आप खोदें, उसमें से मिजाज को निकाल लें, उस जुमले को बना लें और उसके लिए किताबें पढ़ें। जिस राइटिंग स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं उस राइटिंग स्टाइल में आप किताबें पढ़ें। यूसुफी साहब को पढ़ें, उनके स्टाइल में लिख लें, पतरस बुखारी के स्टाइल में, कासमी साहब के, कर्नल मोहम्मद खान है, जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, जिनको पसंद करते हैं और आप समझते हैं कि ये स्टाइल मेरे लिए आसान है, उसमें लिखें। और बाखुदा एक और खुदारा बल्कि कहना चाहिए, मैं एक और गुजारिश करूंगा कि उस चीज पे हरगिज ना लिखें जिससे आप नाबलद हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और आपके पास गाड़ी नहीं, तो आपने अपने मिजाज में, अपने ड्रामे में, अपनी तहरीर में गाड़ी का जिक्र कम से कम करें। ये मेरे साथ एक दफा मसला पेश आया, बहुत पुरानी बात है। कोई जिक्र हो रहा था, पता नहीं, एक मेरा ड्रामा था उसमें कोई गाड़ियों का जिक्र हो रहा था, तो मेरे पास उस वक्त सिटी होती थी गाड़ी। मैं ये समझता था दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी यही होती है, सिटी गाड़ी। तो वहां जब मैंने उसमें जिक्र किया कि जी वो जो है ना उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, वो डैडी हमें का, और सीरियस प्ले था, उन्होंने कहा वो वाली गाड़ी, तो उसमें हमने जो गाड़ी दिखाई वो सिटी गाड़ी थी। वो बाद में प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि नुखैर साहब इससे भी कुछ अच्छी गाड़ी होती है। मैंने कहा मैं नहीं मानता। खैर, तो ये है कि जो नए लिखने वाले हैं, ये कि जिस माहौल में वो हैं, जो घर उनका माहौल है, आप मजे की एक आपको बात बताऊं, आप सच लिखना शुरू कर दें, सच से अच्छा मजाक कोई नहीं है। आप बताएं कि आपके घर में जब कुछ थोड़ी सी दाल माश बची हुई होती है तो आप उसे फेंकते नहीं है, बल्कि वो कौली सी जो होती है वो फ्रिज में रख दी जाती है और अगले दिन उसको भी गर्म करके खाया जाता है। बताएं कि हमारे घर में जब कोई बर्तन टूट जाता है तो इस तरह से मसला पैदा हो जाता है। बताएं कि हमारे घर में एक स्टील के 2-4 गिलास मौजूद है, जो हमने एक गिलास तो रखा हुआ है, जो काम करने वाली है वो उसमें पानी पिएगी, वो दूसरा इसमें पिएगा, अम्मी ने ये कहा हुआ है जी उसमें रखें। ये छोटी छोटी चीजें जब हम बताते हैं ना, जो हमारे दरमियान कॉमन है, ये मिजाज पैदा करती हैं। लोग समझते हैं शायद ये सिर्फ हमारे घरों में होता है, लेकिन ये ओवरऑल सबके घरों में इसी तरह होता है। और ये मुस्कुराहट का बायस। आप कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम में बताएं लोगों को, जो लोग रहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कि
हस्बैंड ने अगर बीवी के लिए आइसक्रीम लानी हो तो वो कैसे लाए, घर के अफराद हो 8, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, वो बेचारा कैसे आइसक्रीम लेकर आता है, सिर्फ एक कप उसने लाना है, और वो अगर अगले दिन बास्केट से दरियाफ्त हो जाए, वो कप भी बास्केट में इस तरह से लपेट के रखा जाता है अंदर तक जिस तरह कई चीजें इंसान रखता है, उस कप को भी इस तरह से छुपा के रखा जाता है कि किसी की नजर ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ये सच है, जिंदगी की सच्चाई है, इनको जब आप बयान करेंगे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट इसलिए भी आ जाएगी कि यार शुक्र है कि हम समझ रहे थे सिर्फ हमारे घर में होता है, ये तो सबके घर में होता है। बिल्कुल ऐसे नौखेज़ साहब, मुझे आप ये गुर बता रहे हैं कि अपनी सच्चाइयां बताएं। एक तो आपने कहा कि ऑब्जर्वेशन डीप होनी चाहिए, कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, फिर ये कि रेटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, फिर ये जो आपने कहा ना कि अपनी छोटी छोटी सच्चाइयां जो है वो बताएं, और उससे लगता है कि यार बाकी लोग भी हमारे जैसे हैं, तो उससे एक मजा पैदा होता है। जिस तरह स्टेज आर्टिस्ट अमानुल्लाह साहब जो है वो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन बताते थे, या कपिल शर्मा जो है वो बड़े बड़े अदाकारों से भी छोटी छोटी बातें पूछकर वो लगता है कि यार ये हमारे जैसे ये लोग हैं और ये भी वही काम करते हैं, उससे जो है कि हंसी मजा पैदा होता है। जी जी। अच्छा गुल नौखेज़ साहब, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्योंकि आप मसरूफ भी हैं तो आपसे एक आखिरी बात ये पूछनी थी कि आपने बहुत लिखा है, बहुत सारे आपके मजमूए हैं, आपके नॉवल भी हैं, आपके कॉलम के मजमूए भी हैं, ड्रामे भी हैं, तो कौन सी ऐसी तख्लीक है? वैसे तो आपको जाहिर है कि सारी तख्लीक ही तमाम जो तख्लीकात हैं वो आपको बहुत प्यारी होंगी, लेकिन कौन सी ऐसी तख्लीक है जो बजाते खुद आपको बहुत अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि क़ारीन भी वो लाजमी पढ़ें? मेरा नईम साहब एक मुझे 6 साल लग गए थे उसको लिखने में, और वो एक निस्बतन मुझे बेहतर लगा, मेरी बड़ी मजेदार चीज़ है, मैं कई दफ़ा उसे खुद भी पढ़ता हूँ बहुत। वो मेरा नावल है जी, मज़ाहिया नावल है, टाइन टाइन फिश। अगर आप नेट पे भी लिखेंगे TAINFISH, टाइन टाइन फिश, ये टाइन टाइन के दरमियान आप स्पेस देंगे। ये अब तक जो नेट पे है तकरीबन कोई 40 लाख से ज्यादा मरतबा पढ़ा जा चुका है, और इंतहाई मुझे बड़ा मजा आता है इस पे। बल्कि मुझे ऑफर भी हुई कि इस पे हम फिल्म बनाते हैं, तो इस पे एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जिसके साथ इसको फिल्म की शक्ल में, इसकी कुछ स्टोरी हमने उसमें फिल्म में शामिल की है, और ज्यादा चांसेस यही हैं कि इसके साथ एक बहुत बड़ा फिल्म का नाम जिन्हें आप सब जानते हैं वो शामिल होंगे, जिनका नाम शोएब मंसूर है। और शोएब मंसूर साहब मेरे बड़े मुहतरम हैं, मेरा बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे रहे। तो ये अगर फिल्म आई तो इसमें ये छोटा सा इसका एक पोर्शन हमने उसमें शामिल किया। जाहिर बात है जब नॉवल लिखा था तो इस नजर से नहीं लिखा था कि इस पे फिल्म बनाई जाएगी, लेकिन उसका एक पोर्शन जो है वो उसमें यूज करेंगे। तो मेरी जो पसंदीदा किताब अगर आप समझ लें तो वो पहली किताब की निस्बत मेरी पसंदीदा किताब टाइन टाइन फिश नॉवल है, जो तो सारे का सारे मज़ाहिया नॉवल है। ये सारा मज़ाहिया, जिसका मतलब है कि तमाम जो सुनने वाले दोस्त हैं, अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है टाइन टाइन फिश, तो वो लाजमी पढ़ना चाहिए कि लाखों लोग उसको पढ़ चुके हैं, उस पर मूवी भी बनने जा रही है। गुल नौखेज़ अख्तर साहब, सर आपको बहुत शुक्रिया। आपने एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा कि आप बिजी थे, मसरूफ़ थे, आपने वक्त निकाला है और हमारे दोस्तों के सर्कल के लिए आपने इतनी बेहतरीन बातें शेयर की हैं, ख़ासतौर पर नए लिखने वालों के लिए जो आपने बताए हैं। यकीनन आपकी बातें बहुत मुफीद रहेंगी। हमारी दुआ है कि आप बहुत अच्छा लिखते रहें और इसी तरह बेहतरीन मज़ा हम सुनते भी रहें आपकी ज़ुबान से, वीडियो क्लिप्स की शक्ल में और कॉलम की शक्ल में, किताबों की शक्ल में हम पढ़ते भी रहें। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे टाइम दिया और आपने मुझे सुना। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया जी। बहुत जी, अल्लाह।